नमस्ते महादेव जी। जी नमस्ते नमस्ते जय गुरुदेव। या आपके ज्वाइन होने से पहले महादेव जी, हमें एक इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आया था। जी वी हैव हमारे यहाँ पे दीपक जी हैं जो फुल टाइम नेचुरल फार्मिंग कंसल्टेंट है लास्ट 8 सालों से। सो उनका फुल अच्छा टाइम जॉब ही है काफी कुछ सालों से। तो उनका एक क्वेश्चन था, उन्होंने काफी कोर्सेज अटेंड किए हैं जी आर्ट ऑफ लिविंग के। तो आपके ज्वाइन होने से पहले सिर्फ उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिक नॉर्मल लोगों को एक ही लगता है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। बेसिकली क्या होता है कि नेचुरल फार्मिंग यानी उसके वर्ड्स में ही पूरा है, क्योंकि नेचर जो दे रहा है उस सभी चीजों का यूज करके नेचुरली जो फार्मिंग हम कर रहे हैं ना, वो नेचुरल फार्मिंग है। बेसिकली क्या होता है कि नेचुरल फार्मिंग वैसे देखा तो उसका ब्रॉड काफी ये सब चीजें हैं उसमें। बेसिकली उसमें नो टिलेज है नेचुरल फार्मिंग में। उसमें कोई भी आपकी खेत की मेहनत नहीं करना है। दूसरा, उसमें नो बिड्स बिड्स का कोई कंट्रोल नहीं करना है। तीसरी चीज, आपको नेचुरल फार्मिंग में कोई बाहर का कोई भी इनपुट नहीं चाहिए, यानी ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। एंड जैसे कि काफी सारी कंपनियां आज ऑर्गेनिक मैन्योर बनाती है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाती है, ऑर्गेनिकली काफी सारी चीजें बनाती हैं। ये नेचुरल फार्मिंग में कोई चीज अलाउ नहीं है। तो कोई भी पेस्टिसाइड्स भले ही ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, नेचुरल फार्मिंग में अलाउ नहीं है। नेचुरल फार्म में कोई भी जमीन की आपको मशागत नहीं करनी है, और कोई भी उसका वीड कंट्रोल नहीं करना है। तो ये है नेचुरल फार्मिंग। तो इसमें बहुत सारे अपने पूर्वजों ने बहुत सारे इसमें अलग अलग मॉडल्स इंप्लीमेंट किए हैं, और उसमें का एक मॉडल है मल्टी क्रॉपिंग का। यानी जो भी चीजें हम हमारे खेत में जो भी बायोडाइवर्सिटी हम जिसे कहेंगे कि इतनी सारी चीजें अपने देश में बनती है अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, वो सब चीजों का अगर हम उपयोग करेंगे तो सही ढंग से कोई भी बाहर की चीज हमारे फार्मिंग में जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न है, एक नेचुरल फार्मिंग का ही पार्ट है इसमें। या थैंक यू महादेव जी। जी Deepak ji, if you have any counter questions, you can ask him before we start the session. No, I would like to say Mahadev ji looks like a brother of Prabhakar sir. ओह नहीं Yeah, They look very similar. Yeah, I mean very identical. yeah. People who are connected to ground to soil, I think they come up with the same face structure. Okay. For a moment, I thought it was him. So thanks, sir. Nice meeting you. And yes, I have been answering these questions to many people. But जी I always ask when I'm in a forum where natural farming, Vedic farming is is discussed in the forum. I always ask this question to know what is their perspective or how they answer it. So I collectively come up with all these answers. And when I am answering someone, I'll make sure that it's a combination of all those things. जी जी Thank you. Yeah. Okay. So for all the participants, today's topic is multi-cropping, and there can be no better expert than Mahadev ji who can talk about multi-cropping, because I have been personally to Latur. मैं खुद लातूर गया हूँ जहाँ पे महादेव जी बेस्ड हैं। बहुत सारे फार्मर्स को उन्होंने ट्रेन किया है, और मैंने खुद वहां पे देखा है कि कितने लोग, कितने फार्मर्स मल्टी क्रॉपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। अगर किसको भी इम्पैक्ट देखना है कि मल्टी क्रॉपिंग का क्या है, there is no best person than Mahadiji and no better place than Latur to go and see the impact. You can clearly go and see the impact which is very very visible in Latur. बहुत सारे फार्मर्स जिनकी बहुत छोटी लैंड है, जो एक फुटबॉल ग्राउंड होता है उसकी आधी की भी आधी लैंड होगी, वो लोग मल्टी क्रॉपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं छोटी लैंड में, और बहुत ज्यादा मतलब उनको प्रॉफिट हो रहा है। उनकी 6 जन की फैमिली थी जब मैं गया था, और वो लोग वो लैंड में मल्टी क्रॉपिंग प्रैक्टिस करके प्रॉफिट भी करते थे, और उनका जो डेली एक्सपेंसेस था वो भी होता था। मतलब वो लोग सेल्फ सस्टेनेबल थे छोटी सी लैंड में बिकॉज ऑफ मल्टी क्रॉपिंग। सो इट हैज अ बिग रोल टू प्ले, एंड दैट्स आवर टुडेस टॉपिक। सो महादेव जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, पहले मैं सबसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ना कोई एक्सपर्ट हूँ, ना कोई इसमें मेरा कुछ ये ज्यादा मेरा ये है। तो बेसिकली मेरा जो इसका एक्सपीरियंस है,
मैं सीखता हूँ पहले फार्मर से, और हमारा हर फार्मर जो हर गांव में रहता है ना, वो किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। बस हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि गांव में 100-200 किसान होते हैं, उसमें ऐसे 1-2 किसान होते हैं, उनकी खेती करने का जो तरीका होता है ना, काफी अलग होता है। वो कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे, कुछ फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे हैं, बाहर का सीड भी नहीं यूज कर रहे वो। लेकिन वो जो उनके दादाजी परदादाजी जो उनसे जो उन्होंने फार्मिंग सीखी, वही टेक्निक आज वो यूज कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे फार्मर्स हमारे देश में हैं जो खेती में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो हमें खुली आंख से ये सब चीज देखना चाहिए, और ये सब चीजों देख के भी हम काफी सारा चीज, जो हमारा फार्म है यहाँ प्राकृतिक विद्यापीठ बाबलगांव डिस्ट्रिक्ट लातूर में महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट टेक्निक जो है वो यूज करके करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, वही हम किसानों के साथ में शेयर करते हैं। तो ये पूरा पूरा हमारा जो पैटर्न है यहाँ का, ये पूरा हम सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं, यानी पूरा ओपननेस हमने यहाँ पे रखा है। इसलिए काफी सारी चीजें हमें यहाँ पे जो हम अचीव कर रहे हैं उसका को मिला है। ये तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि आज मैं कहूंगा राहुल जी, और आप सब लोगों से मुझे आज ज्यादा समय इंटरेक्शन करना है, क्योंकि हर एक के मन में काफी सारे सवाल भी हैं और आंसर भी है। तो ये बेटर रहेगा कि आज का सेशन रहे, क्योंकि जब तक आपके मन में कोई सवाल न खड़ा हो जाए तब तक आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि कितनी भी चीजें मैं मेरी तरफ से बोल दूं, क्योंकि आपके मन में कुछ अलग ही सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि वो सब चीजों का आपको समाधान मिले, या जो भी आपके मन में है उससे भी मुझे कुछ सीखने को मिले। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज में हम काम करें। तो बेसिकली देखा जाए, थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो है, इसलिए मैं वीडियो ऑफ किया हूँ राहुल जी। या ठीक है, आवाज तो आ रही है ना सबको ठीक से? आ रही महादेव जी। या तो तो मेरा ये मानना है कि बेसिकली ये कोई टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये मल्टी क्रॉपिंग, क्योंकि हमारे ये सब करते थे। जैसे कि हम छोटी सी बात समझ ले कि हमारे थाली में अगर रोज चपाती और सब्जी रहे, या चावल, या एक एक ही सब्जी रहे, तो हमें कैसा लगेगा। तरह से नेचर में इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, उसी तरह से ये सब चीजें हमें ग्रो करने में, हमारा नेचर हमारे साथ है और हमें सब चीजें ग्रो करनी चाहिए। तभी हमारी भी जरूरत और नेचर की जरूरत, हमारी जमीन की जरूरत, हमारी पशुओं की जरूरत, सभी की जरूरत पूरी हो जाएगी। अदरवाइज मोनोक्रॉपिंग के जो परिणाम आज के तारीख में हम देख रहे हैं, तो उससे कहीं पीढ़ियों का हमने नुकसान किया है, हमारी खेती का भी और हमारे हेल्थ का भी और हमारे पशुधन का भी। क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए वो मल्टी क्रॉपिंग से ही होती है, मोनोक्रॉपिंग से नहीं होती है। और मोनोक्रॉपिंग के जो दुष्परिणाम है आज सब हम देख रहे हैं। क्योंकि एक जगह पे हम कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी की वजह से हमने धान का या गेहूं का उत्पादन तो हमारे पास एक्सेस हो गया, हमें रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि सबसे महत्वपूर्ण जो इडेबल ऑयल है, तो जो क्वालिटी का इडेबल ऑयल है, वो इंडिया में ओनली 1% से भी कम लोग आज के तारीख में यूज कर रहे हैं या खा पा रहे हैं। 1% से भी कम बोल रहा हूं मैं, ये बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूं। क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट, सबसे ज्यादा मिलावट अगर आज के तारीख में किसी में है तो है इडिबल ऑयल में। और हमारा दुर्भाग्य है कि इतने सारे हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऐसे हैं हमारे देश में, जो ऑयल सीड क्रॉप के लिए सबसे रिच ये जोन होने के बाद तारीख में हमारे पास ऑयल सीड का प्रोडक्शन नहीं है, और हम इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज के ऊपर पाम तेल के लिए डिपेंडेंट है। यानी आज की तारीख में 40% से भी ज्यादा हमारी जरूरत जो है इडेबल ऑयल की, वो पाम तेल के जरिए हम पूरा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए, और इसका मेन रीजन है हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न, हमने जो मोनोक्रॉपिंग के ऊपर हम सब लोग शिफ्ट हो गए, ये इसका मेन रीजन है। तो इसीलिए हमें मल्टी क्रॉपिंग की जरूरत है।
देखो मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है, यानी नेचर में एक ऐसी व्यवस्था है कि हर चीज एक दूसरे के लिए पूरक है। कोई भी हमें हम सोचते हैं कि ये इसके लिए हानिकारक होगा, ये इसके लिए हानिकारक होगा, ये ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा सा सजगता के साथ में अगर हमारा पूरा फार्मिंग का अगर हम देखेंगे कि जो भी हमारे यहाँ बीड्स आ रहे हैं, जो भी क्रॉप्स आ रहे हैं, उसको हम अगर समझ लेंगे, देख लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक दूसरे के लिए चीज सब पूरक हैं। तो मल्टी क्रॉपिंग के लिए हमें कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहले हमारी सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे खेत में पानी की व्यवस्था जो है, बरसात में पानी कहाँ हमारा रुकता है, पानी वाटर लॉगिंग कहाँ होता है, यानी हमारी लैंड रिज में है या मिडिल में है या वैली में है। तो ये काफी सारी चीजों का ध्यान रख के हमें क्रॉपिंग पैटर्न चूज करना है, क्योंकि रिज का क्रॉपिंग पैटर्न आप वैली में नहीं यूज कर सकते, या वैली का क्रॉपिंग पैटर्न आप रिज में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, जहां से पानी इमीडिएट निकल जाता है, वहां का क्रॉपिंग पैटर्न अलग होना चाहिए, मिडल का क्रॉपिंग पैटर्न कुछ अलग होना चाहिए। और जो वैली की तरफ हम है, तो वैली की तरफ हमारा पैटर्न जो रिवर साइड्स में जो क्रॉपिंग आता है, वो पैटर्न अलग होना चाहिए। हम क्या करते हैं, पैटर्न यूज करने की कोशिश करते हैं। एक थंब रूल जैसा फार्मिंग का नहीं है। एक गांव का भी अगर सिलेक्शन करेंगे, तो एक गांव के लैंड का जो स्ट्रक्चर है बहुत डिफरेंट है। एक गांव में करीब 3-4 टाइप की लैंड है, तो एक गांव में अगर एक ही क्रॉपिंग पैटर्न एक तरह का यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो ये चीजें पहले हमें समझ लेना जरूरी है कि हमारा लैंड का स्ट्रक्चर्स क्या है। दूसरी बात हमें ये समझना है कि हमारे पास में वाटर का जो ये है, कितना हमें एमएम बारिश हमारे पास होती है, उस हिसाब से भी क्रॉपिंग पैटर्न हमें चुनना जरूरी है। उसमें रबी की फसल अलग है, खरीफ की फसल अलग है, तो ये भी हमें देखना जरूरी है। तो ये सब चीजों का अगर हम ठीक से काम करेंगे, तो हमें मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न हम ठीक से यूज कर पाते हैं। मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न में और एक चीज बहुत जरूरी है, जो हमारे बंड्स है, हमारे बंड्स के ऊपर उस एरिया की लोकल स्पीसीज के जो भी पेड़ है, वो फल के हो या और कुछ जो वैल्यूबल पेड़ है खेती के लिए, किसानों के लिए, हर बंड पे, हर मेड़ पे पेड़ होने जरूरी हैं। हम बेसिकली यही गलतियां करते हैं कि हमारे खेत में कोई पेड़ नहीं चाहिए। जहां पे पेड़ नहीं है, वहां का यील्ड 25 to 30% कम आ रहा है। ये हमने रिसर्च में, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें सब में हमने ये देखा है। आप बोलेंगे कि पेड़ का और खेती का क्या रिलेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पेड़ का और खेती का क्या रिलेशन है। जब हमारे मेड़ पे पेड़ होते हैं, हमारे बंड पे पेड़ होते हैं, तो सबसे पहला हमारे जो सबसे वैल्यूएबल सॉइल है, उस सॉइल को रोकने का काम हमारे मेड़ के पेड़ करते हैं। क्योंकि ऊपर वाले जो टॉप सॉइल है 4 to 6 इंच वाली सॉइल, वो 4 to 6 वाली इंच वाली सॉइल सबसे अच्छी सॉइल होती है। क्योंकि आज के तारीख में अगर हम देखेंगे, तो हमारा जो रेनफॉल है, वो रेनफॉल का पैटर्न हमारा काफी बदला है। अभी रेनफॉल में काफी सारे हमारे चेंजेस आए हैं, क्योंकि पूरे हमारे पास पहले 45 to 60 डेज रेन डेज होते थे, लेकिन आज के तारीख में हमारे पास 8 to 10 डेज कई एरिया में, जहाँ पे काफी सारा ड्रॉट एरिया होता है ना, वो एरिया में 8 to 10 डेज में ही पूरा साल का बारिश हो रही है। यानी 700-800 mm जो बारिश होती है एवरेज के एरिया में, विदर्भा में, मराठवाड़ा में, या रायचूर जैसे एरिया में, या ऊपर वाले एमपी के कुछ एरिया में, बैतूल से आगे वाला एरिया में, तो ये सब एरिया में जो 1000 to 800 mm के आसपास बारिश होती है, लेकिन नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं। तो ऐसे एरिया में बहुत कम समय में पूरी बारिश होती है, तो वो काफी सारी हमारी फर्टाइल सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो लेके जाती है। तो हर साल हमारी फर्टाइल सॉइल अगर पानी के साथ में अगर वो रनअप हो जाएगी, तो हमारे खेत में कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे पहला काम, हमारे जो मेड़ के ऊपर जो पेड़ है, हमारी सॉइल को, टॉप सॉइल को रोकने का काम करते हैं। तो सॉइल इरोजन का रोकने का काम हमारे पेड़ करते हैं। दूसरी बात, आज के तारीख में हमारा ग्राउंड वाटर लेवल इतना कम हो गया है कि हम
सभी जानते हैं आपकी पानी का क्या कीमत है, पानी क्या महत्व है और आने वाले समय में पानी की समस्या कितनी भयानक होने वाली है। तो सबसे अच्छा रिवर रिजुनेशन का, जमीन के अंदर पानी स्टोर करने का, वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे अगर अच्छा मॉडल अगर कौन सा होगा तो आपके मेड़ के ऊपर पेड़ होने चाहिए। और मल्टी क्रॉपिंग तभी कर पाएंगे आप जो आपका फार्मिंग का स्ट्रक्चर इस ढंग से इस टाइप का अगर हो तो ये होना, ये दूसरी बात। तीसरी बात, जब मेड़ पे आपके पेड़ होते हैं, जो भी उसके जो पत्ते हैं, पतझड़ होती है, तो आपके सॉइल को काफी सारा कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैन्योर देने का काम ये सब पत्ते करते हैं। चौथी बात, ये पेड़ के ऊपर काफी सारे पशु पक्षी जो आके बैठते हैं, ये पशु पक्षी का जो भी मलमूत्र नीचे गिरता है, वो मलमूत्र खाने के लिए बिलियंस ट्रिलियंस में माइक्रोजीवी आते हैं। आप सब जानते हैं कि जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक खेती में काफी सारे लोग आप जीवामृत यूज कर रहे हैं। ये जीवामृत क्या होता है? मिट्टी के अंदर जीवाणु बढ़ाने का काम। अगर आपके मेड़ पे पेड़ हैं, उस पे काफी सारे पशु पक्षी आके बैठ रहे हैं, उसका मलमूत्र नीचे गिर रहा है, तो खाने के लिए ट्रिलियंस में जो माइक्रोजीव आ रहे, यही आपके जमीन में जीव चक्र बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, यही आपको आपके जमीन को ये फर्टाइल करेंगे। आपके जमीन में कुछ भी आप विड्स काट के डाल दो, उसको कंपोस्ट करने का काम यही जीवाणु कर देंगे। लेकिन दुर्दैव हमारा ये है कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स जो था पहले हमारे पूर्वजों ने जो बनाया वाला, वो पूरा स्ट्रक्चर हमने डिस्टर्ब किया है। इसी वजह से ये पूरा बाहर से हमें सब एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। ये हुई चौथी बात। पांचवी बात, अगर हमारे मेड़ पे पेड़ होते हैं, वो फल के भी हो या खेती के लिए काम के भी हो, तो ये पेड़ क्या करते हैं? बेसिकली अगर फल के पेड़ है तो हमारे लिए एडिशनल इनकम सोर्स है। उसके साथ ही हमारे किसानों के लिए ये जो फल के पेड़ होते हैं, हमारे घर के खाने के लिए, तबीयत के लिए सबसे जरूरत है। लेकिन आज हमारा दुर्दैव ऐसा है कि 90 to 95% किसान, मैं काफी गांव में जाऊं, 10,000 से ज्यादा मैं लास्ट 10 साल में घुमा हूं तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जिस भी घर में किसान, मैं जाता हूं गांव में, तो कहीं किसानों के घर में ही सीधा मैं जाता हूं, तो उनसे जो बातचीत होती रहती है मेरी, अलग अलग गांव के, छोटा किसान हो, मिडिल किसान हो या बड़ा किसान हो, सबके साथ जो मैं बातें शेयर करता हूं, तो दुर्दैव हमारा ऐसा है कि कोई 90% से ज्यादा किसान साल में एक ही या दो बार ही कुछ सीजन में सीजनल फल खाते हैं। यानी कि रोज के डाइट में फल खाने वाले किसान आपको 0 मिलेंगे। महीने में एक या दो बार फल खाने वाले किसान आपको 5% के आसपास मिलेंगे। तो ये हमारी खेती का स्ट्रक्चर्स है। अगर मेड़ पे पेड़ होंगे हर सीजनल, यानी कि आपके पास में जामुन है, कस्टर्ड एप्पल है, मैंगो है, पेरू है, यानी कितने सारे पेड़ अपने एरिया में, यानी हर एग्री क्लाइमेटिक जोन में 15 से 20 टाइप के फल के पेड़ हम हमारे मेड़ पे लगा सकते हैं। तो घर के खाने के लिए आपको फल मिलेंगे। दूसरी बात, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छी तरह से इनकम मिलेगी। मेड़ के ऊपर आप चंदन के पेड़ लगा सकते हो, जिसका वैल्यू अच्छा है, पैसा मिलेगा। जहां पे पानी ज्यादा एक्सेस आपको रन अप हो रहा है, उस जगह पे आप बाम्बू के पेड़ लगा के पानी भी रोक सकते हो। और बाम्बू एक ऐसा पौधा है, वो बाम्बू के पौधे हर कहीं जगह पे उसका यूज कर सकते हो और उसको सेल भी कर सकते हो। तो इतने सारे एक एडिशनल इनकम सोर्स के रूप में भी आपको इसको देख सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट आपके जो मेड़ के ऊपर जो पेड़ आप लगाएंगे, इतने सारे बेनिफिट उस पौधे के हैं। तो ये सब चीजें मल्टी क्रॉपिंग में पहला करना जरूरी है। दूसरी बात, मल्टी क्रॉपिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि खरीफ की जो सोइंग होती है वो इस ढंग से करे कि पानी जिस दिशा से आपका बह के जा रहा है, तो पानी के विरुद्ध दिशा में आप सोइंग करना है। तो पानी हर लाइन में आपको स्टॉप होते चला जाएगा, तो सॉइल इरोजन नहीं हो जाएगा। और कभी पानी की कमी भी होती है, क्योंकि आपके पास में बरसात का कभी कभी 15 से 20 दिन या एक महीना बारिश नहीं होती है। तो ऐसे समय में अगर आपका स्ट्रक्चर जो है सोइंग का ऐसी दिशा में है जो पानी के विरुद्ध दिशा में है,
तो आप काफी सारा पानी आपकी क्रॉप रोक पाएंगे और जमीन के अंदर उसका पर्कुलेशन हो जाएगा, तो पीक क्रॉप की आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो ये सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से मल्टी क्रॉपिंग आपका सक्सेस हो जाएगा। और दूसरा जो भी हाइट वाले पौधे हैं, हाइट वाले पौधों के जो डिस्टेंस है, जैसे कि आप मूंग ले रहे हैं, उड़द ले रहे हैं, ब्लैक ग्राम ले रहे हैं, ग्रीन ग्राम ले रहे हैं आप, तो ऐसे ऐसे क्रॉप के साथ अगर अरहर या तूर का क्रॉप ले रहे हैं तो कम से कम 6 to 8 फीट का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए दो रो के बीच में अरहर के, और उसके बीच में आप ग्रीन ग्राम या ब्लैक ग्राम या सोयाबीन जैसी क्रॉप आप ले सकते हैं। तो ये पैटर्न आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। सोयाबीन के साथ साथ आप तिलहन की भी क्रॉप बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो कोई कुछ मॉडल्स है, मैं बाद में आपको उसका एक स्ट्रक्चर शेयर करूंगा कि कौन से क्रॉप के साथ में कौन से इंटरक्रॉपिंग लेंगे आप, मल्टी क्रॉपिंग, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो एक पूरा बहुत बड़ा चार्ट ही है, काफी सारे अलग अलग अपने एग्रीक्लिमेटिक जोन में देश के कोने में वो कैसा यूज कर सकते हैं उसका एक चार्ट है, बाद में आप व्हाट्सएप पे सबके साथ में शेयर करूंगा, तो काफी आपको उससे हेल्प मिल जाएंगे। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो निश्चित रूप से और दूसरा है मल्टी क्रॉपिंग का पैटर्न का फायदा, एक तो जमीन के अंदर जो भी न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी पूरा करने का काम ये मल्टी क्रॉपिंग से मिलता है, क्योंकि हर पत्ते में अलग, हर पत्ते में, हर स्टेम्स में, हर रूट्स में अलग अलग टाइप के एनपीकेज है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अलग अलग टाइप्स की जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है हमारे क्रॉप के लिए, वो जमीन के लिए, वो सब जरूरत पूरे करने का काम हमारा ये मल्टीपल क्रॉप हमें करते हैं। तो इसीलिए ये मल्टी क्रॉपिंग में हमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे जो क्रॉप है रोटेशन में वही सब पूरा करते हैं हमारे। तो एक इसका फायदा है। दूसरा फायदा मल्टी क्रॉपिंग का ये है कि अगर किसी कारण एक आधी क्रॉप हमारी फेल भी हो जाती है तो सेकंड क्रॉप, थर्ड क्रॉप, फोर्थ क्रॉप से हमें इनकम मिलती है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग का सही तरीका मल्टी क्रॉपिंग है। अदरवाइज मोनोक्रॉपिंग में अगर कोई डिसीज आ जाती है तो पूरी की पूरी हमारी फसल खराब हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में किसान के पास कुछ भी नहीं बचता, और यही रीजन है कि हम देख रहे हैं कि मराठवाड़ा या विदर्भ में या एमपी में या कर्नाटक के कुछ जो गुलबर्गा साइड के डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट में जो सुसाइड का जो परसेंटेज आज की तारीख में जो बड़ा है, उसका मेन रीजन है मोनोक्रॉपिंग। कपास की क्रॉप एक ही साथ पूरे किसान पूरे गांव के गांव कपास लगा रहे, कोई डिसीज आ जाए तो पूरी कपास की क्रॉप फेल हो रही है, या अरहर की तुर की क्रॉप फेल हो रही है, या कहीं जगह पे सोयाबीन की क्रॉप भी कभी कभी फेल हो जाती है, तो पानी की कमी हो या डिसीज हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें सर्वाइव होना है तो ये मल्टी क्रॉपिंग से हमें सस्टेनेबल शाश्वत इनकम हमें इससे मिल सकता है। तो ये सब चीजें मल्टी क्रॉपिंग में जरूरी है। बाकी पैटर्न कौन सा कैसे यूज करने का है उसका तो मैं आपको डिटेल्स में शेयर करूंगा। राहुल जी, लगता है मुझे थोड़ा सा आज सबके साथ में थोड़ा सा हम शेयर करेंगे, यानी कि सबके जो भी मन में प्रश्न है ले लेंगे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। या तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो ज्वाइन किया है आज के सेशन, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस अगर आपको कुछ है तो, क्योंकि हम बहुत टाइम से ये कहते आ रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्वेश्चंस पूछें, इसलिए ये सेशंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं आइडियली। So please, if you have any questions, you can unmute yourself, switch on your video and ask. महादेव जी, किसने चैट पे पूछा है कि 1 एकड़ मिलियनियर जो मॉडल है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि उसमें हमें पैटर्न इस ढंग से यूज करना है, क्योंकि वो एक साल में आप खेती करने चालू करेंगे तो एक साल में आपको मिलियनियर नहीं बन जाएंगे आप, तो कम से कम उसके लिए 15 से 16 साल का पीरियड है। तो कैसे होता है शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी उसका डिटेल्स तो काफी सारा है। मान लो कि अपने 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 खेत में अपने रेगुलर आप क्रॉप ले रहे हैं, जैसे मैंने कि एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल कहा कि कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री के अपने पौधे लगाए वाले हैं, जैसे कि पेरू हो या कस्टर्ड एप्पल हो, और साथ में बन पे आपने काफी सारे बन में और बीच में भी आपने सैंडलवुड के पौधे लगाए हैं। तो इस स्थिति में आपको आज भी इनकम मिलेगा, मिड टर्म भी इनकम मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में सैंडलवुड का भी आपको इनकम मिलेगा
एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, काफी सारा अलग अलग क्रॉप्स हम ले सकते हैं। तो आज के तारीख में अगर देखा जाए तो सैंडलवुड की जो कॉस्ट है करीब 10,000 पर केजी उसकी कॉस्ट है 16 साल के बाद में जब मैच्योर होता है। ये जो क्रॉपिंग हब पैटर्न यूज कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी आपको सैंडलवुड के लिए कुछ स्पेशल करना है, ना वाटरिंग देना है, ना मैन्यूरिंग करना है, ना कुछ भी नहीं करना है, खाली उसको कोई डिस्टर्ब करे। वैसा तो सैंडलवुड के पेड़ कोई जानवर खाता भी नहीं है, उसके पत्ते एक आधा जानवर होता है वो खाता है, लेकिन नॉर्मली 99% में कोई जानवर सैंडलवुड के पत्ते फार्मिंग करेंगे तो आपके आपके फार्म में अगर 1 एकड़ में आपने पूरे बंड के ऊपर अगर 50 या 100 भी अगर आप पौधे लगाते हैं, फिर से डिस्टर्ब हो रहा है कनेक्शन, मेरा आवाज आ रहा है राहुल जी? आ रहा है माधव जी, सही हाँ, चल। थोड़ा सा कनेक्शन, बारिश काफी हो रही है यहाँ पे, थोड़ा सा कनेक्शन इसलिए अनस्टेबल है। हाँ, तो आप कैलकुलेशन करके देखिए कि अगर 100 भी पौधे आपके पास है तो 16 साल के बाद में उसका वैल्यू आज के मार्केट रेट से 16 साल का तो मार्केट वैल्यू अलग रहेगा, तो करीब 2 लाख रुपए उसका वैल्यू एक पौधे का है। तो आपके पास 100 पौधे भी है आपके, तो उसमें अगर आपका 70% 80% भी सर्वाइव रेट है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा आ सकता है। अगर पूरा 15-16 साल का आप कैलकुलेशन करेंगे आप, तो आज के तारीख में आपको जो रेगुलर क्रॉपिंग मिल रहा है उसी इनकम मिल रहा है। अभी कस्टर्ड एप्पल में मेरे पास कुछ ऐसे फार्मर्स कोविड के समय में और उसके बाद में भी मैंने देखे हैं जो कस्टर्ड एप्पल से 2 लाख से 4 लाख रुपए पर साल पर ईयर वो कमा रहे हैं। साथ में इंटरक्रॉपिंग भी उनका था, जब 6 साल हो जाएंगे लेकिन बंड के ऊपर बाकी जो पौधे हैं उसका भी इनकम लॉन्ग टर्म में आएगा। तो इस ढंग से हमें अगर एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से हमें 1 एकड़ में मिलियनर हम बन सकते हैं। या किसी ने ग्रुप पे ही पूछा महादेव जी कि वुड सैंडलवुड इज गुड टू ग्रो, रेड और व्हाइट। एक ही सैंड है हमारे पास में, व्हाइट सैंडलवुड का मैं बात कर रहा हूँ। रेड सैंडलवुड का जो मैच्योरिटी पीरियड है करीब वो 35-40 साल में आता है, और बाकी भी वहां पे थोड़ा सा मॉइस्चरिटी और डेंस फॉरेस्ट होना साथ में जरूरी है। जहाँ पे कोई जंगल का मॉडल हम बना रहे हैं तो वहां पे रेड सैंडलवुड ठीक से आता है। रेगुलर आपने जो फार्म है वहां पे रेगुलर जो सैंडल है व्हाइट सैंडल वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं हम। ओके। किसी ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है कि वो ओनियन फार्मर अपने फार्म में ओनियन ग्रो कर रहे हैं, 5 एकड़ का उनका है। तो ये रबी सीजन में वो क्या मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं जिससे वो रिस्क अवॉइड कर सके? या आप इसके साथ में आप चना ले सकते हो, इसमें आप ग्रीन ये ले सकते हो, वटाना क्या कहेंगे वटाना को हम, वो ले सकते हैं वटाना वटाना। मटर मटर हाँ मटर, मटर नहीं, मटर भी नहीं, और क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? पीस हाँ हाँ हाँ, तो वो ले सकते हैं रबी में, और इसकी इनकम भी आपको अच्छी मिलेंगी। साथ में अगर आप स्वीट कॉर्न का उपयोग करेंगे तो उसकी इनकम बहुत अच्छी मिलती है, और स्वीट कॉर्न काफी सारे डिसीज का भी कंट्रोल आपके क्रॉप पे हो जाएगा। अगर आप पूरे ऐसे हाफ गुंटा का एक प्लॉट बनाएंगे और उसमें बाजू में अगर आप स्वीट कॉर्न लगाएंगे तो स्वीट कॉर्न का भी इनकम आपको मिलेगा, काफी सारी डिसीज भी कम हो जाएंगे और आपको ये भी मिल जाएगा। क्योंकि रबी में क्या होता है कि आपको जो फूल है झंडू के वो भी थोड़े से आप लगाइए, लेकिन उससे ज्यादा इनकम आपको नहीं मिलेगी, लेकिन डिसीज कंट्रोल करने में, मैरीगोल्ड के फूल में डिसीज कंट्रोल करने में आपको हेल्प हो जाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप जो भी रबी के जो क्रॉप है ज्यादा हाइट वाली नहीं चाहिए तो वो कर सकते हैं, क्योंकि जो ये जो है स्वीट कॉर्न तो ये सिंगल स्टेट ऊपर जाता है तो वो प्याज को आपके डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा ये नहीं ले सकते जहाँ बेल वाले नीचे जो जैसे कि मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, ये क्रॉप उसमें आप नहीं ले सकते हैं। तो प्याज के साथ में आप बेटर रहेगा, क्योंकि काफी रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं हमें इसके स्वीट कॉर्न के। ओके। एक और सैंडलवुड के ऊपर ही मैसेज आया है कि उन्होंने अपना सैंडलवुड के सीड्स 5% जेबरेलिक एसिड में डिप किए थे, हाँ तो हाँ सीड्स हाँ हाँ जर्मिनेट नहीं हाँ, हुए।
तो इसमें एक दिक्कत हो सकती है उसमें कि सीड काफी पुराने अगर होते हैं तो जर्मिनेशन रेट सैंडलवुड में काफी कम होता है, क्योंकि फ्रेश सीड जो है 6 मंथ के अगर निकाल जब सीड मिलते हैं हमें पेड़ से, तो 6 महीने के अंदर अगर यूज करेंगे तो उसका जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे सीड्स पुराने हो जाते हैं जर्मिनेशन रेट कम हो जाता है। क्योंकि अभी इन्होंने एक बनाए थे हमें, क्योंकि पहली बार ही उन्होंने सैंडलवुड के सीड बनाए थे, आपने नेपाल से कोई अपने ड्यूटी थे और कोर्स भी क्लिनिक था, तो बहुत अच्छा जर्मिनेशन उनका हुआ था। उन्होंने फोटो भी मुझे काफी भेजे थे उसके। तो थोड़ा सा वो देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम सही में आता है तो मैं मेरे पास के कुछ सीड्स आपको फ्रेश सीड आने के बाद में सेंड करता हूँ, और उसमें थोड़ा सा एक क्रैक उसमें करना है, वो क्रैक करके मैं भेज देता हूँ आपको। तो उसको जिब्रेलिक एसिड भी डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं कुछ एंजाइम की ट्रीटमेंट्स करके आपको भेज दूंगा, तो आपका जर्मिनेशन हो जाएगा। थोड़ा सा एक 1.5 महीने के बाद में वो सीड्स अभी आ जाएंगे मेरे पास में, मेरे फार्म से, जो हमें अलग अलग जगह पे हमारे फार्म पे या जंगल में हमने जो पौधे लगाए सैंडलवुड के, तो उसके काफी सारे सीड्स हमें मिलने चालू हो गए हैं, तो हम करेंगे वो। या एक और सैंडलवुड के ऊपर है, 2 क्वेश्चंस एक्चुअली, कि सैंडलवुड क्लेई लैंड पे सैंडलवुड कौन सा उगा सकता है, क्लेई सॉइल पे? वही क्ले सेल पे भी कोई आपने 200 से लेके 1200 mm की बारिश अगर हो रही है आपके पास में, तो भी आप सैंडलवुड ग्रो कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सैंडलवुड में एक ही हमें ध्यान रखना जरूरी है कि सैंडलवुड जो है ये पैरासाइट है। सैंडलवुड के साथ में नीम का पेड़ सबसे जरूरी है, यानी अगर 10 पौधे आप सैंडलवुड के हैं तो उसके बीच में 10 या 20 पेड़ के बीच में एक नीम का पेड़ होना जरूरी है। अगर सोलो अकेला सैंडलवुड का पौधा आपके पास है, वो जीवित तो रहेगा लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी, साथ ही साथ उसका जो ऑयल का जो परसेंटेज है वो प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली काफी सारे पौधों के बीच में आने वाला ये पौधा है सैंडलवुड का, तो ये पैरासाइट है, तो वो थोड़ा सा हम ध्यान रखिए। या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पेपर और कॉफी कम बारिश में पर बोरवेल पे अच्छा पानी है, और उसके साथ एरेका नट हार्ड रॉकी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं क्या? अरे हार्ड सॉइल में ही कर सकते हैं आप, थोड़ा सा उसमें सबसे जरूरी है उसमें आपको बायोमास, अगर प्रॉपर अगर बायोमास आपके पास है, सॉइल कार्बन अगर आपके पास ठीक है तो आप कर सकते हैं। तो पहले आपको उस सॉइल का सॉइल कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका सॉइल कार्बन मोर देन 3% है तो बिल्कुल आप वहां पे कर सकते हैं। पेपर और कॉफी कम बारिश में हो जाएगा? या ओके। अगर आपके पास बोरवेल का पानी है तो, क्योंकि समर में वाटरिंग की जरूरत आपको पड़ेगी। ओके। किसी का क्वेश्चन है कि उनकी लैंड में ब्लैक सॉइल है, उनको रेगुलर इनकम के लिए आप कुछ क्रॉप सजेस्ट कर सकते हैं? उनके पास मैन पावर नहीं है इतना मेंटेनेंस के लिए। तो 1 मिनट, थोड़ी सी बारिश की ज्यादा आवाज आ रही है, 1 मिनट थोड़ा विंडोज बंद कर लेता हूँ, बारिश काफी हो रही है। हाँ राहुल जी बोलिए। तो उनका ये क्वेश्चन था कि उनकी ब्लैक सॉइल लैंड है, उनको आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं पैटर्न जिनसे उनको रेगुलर इनकम मिले और उनको मैन पावर और मेंटेनेंस के लिए लोग नहीं है? बाम्बू इज बेस्ट, ब्लैक सॉइल में बाम्बू काफी अच्छा आता है, तो बाम्बू वो लगा सकते हैं। और साल में आपको 3 साल के बाद में साल में एक ही बार आपको कटिंग करने का काम करना है बाम्बू में, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कटिंग करके आप उसको गोडाउन में रख दो, तो एक अच्छी इनकम जनरेशन हो जाएगी आपको। किसी ने पूछा कि टिश्यू कल्चर्ड सैंडलवुड सही है कि जो सीड वाले हैं? आज के तारीख में टिश्यू कल्चर में कोई बोल रहा है तो वो गलत है, सैंडलवुड सब सीड से ही बनते हैं। जिनका क्वेश्चन था पेपर और कॉफी का, वो बोल रहे हैं कि सॉइल कार्बन को कैसे बढ़ाया जाए। मैंने काफी सारे सेशन में बताया है सॉइल कार्बन के बारे में, बहुत लंबा चौड़ा विषय है वो।
जमीन के अंदर जो भी नेचर दे रहा है ना हमें, बस जमीन के अंदर उसको गाड़ दो। पहला काम ये करना है हमें। सिंपल सी बात, जमीन के नेचर ने जो भी दिया है ना हमें, वो कोई भी खराब नहीं है, वेस्ट नहीं है। हर हर विड्स की पत्ता, पेड़ का पत्ता, एवरीथिंग जो भी हमें नेचर से आ रहा है ना, वो जमीन के अंदर गाड़ दो पहले। तो ये सब करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें हर 3 साल में एक बार तो 45 डेज के लिए हमें जमीन को रेस्ट देके ग्रीन मैन्यूरिंग करना है। यानी कोई भी आप सीड्स, आपके जो भी आपके पास सीड हो, मल्टीपल रबी के खरीद के वो सीड्स आप ले लो और जमीन के अंदर 45 डेज के बाद में उसको गाड़ दो। तो इससे इमीडिएट आपका सॉइल कार्बन बनने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ में काउडंग उसमें आपको यूज करना है, डालना है। 2-4 ट्रॉली अगर आप काउडंग डालेंगे मिक्स करके तो ऑटोमेटिकली आपका ये हो जाएगा। और दूसरी बात, कोई भी अगर केमिकल स्प्रे करेंगे आप, तो सॉइल कार्बन फिर से आपका कम हो जाएगा। क्योंकि उससे क्या होता है, आप बोलेगी कि केमिकल का और सॉइल कार्बन का क्या रिलेशन है। क्योंकि सॉइल कार्बन बढ़ता है जमीन के अंदर हमारे जो माइक्रोजीवी है उससे। जब हम कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो माइक्रोजीव पूरे हमारे वहां से खत्म हो जाते हैं। और सॉइल कार्बन बढ़ने में सबसे अहम रोल है माइक्रोजीवी का। क्योंकि जो भी पेड़ के पत्ते, वीड्स, जो भी हम जमीन के अंदर जो जा रहा है ना, उसको खाने का जो काम है बेसिकली वो सब माइक्रोजीव करते हैं। उसको कंपोस्ट करने का काम वो करते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर अगर हम पूरा डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे पास में कोई चारा नहीं कि वो सॉइल कार्बन हमारा बढ़े। या प्रसाद कह रहे हैं कि ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे ट्रीज हैं वहां पे कम सनलाइट होने की वजह से क्रॉप्स नहीं आते, रेगुलर क्रॉप्स। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल हमें ये देखना है कि क्रॉप, कुछ पौधे ऐसे हैं कि जिसके नीचे शेड की वजह से क्रॉप नहीं आते हैं। तो ये देखना जरूरी है कि जो हमने पेड़ लगाया है तो ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमें इनकम मिले, एक बात। दूसरा, ऐसे कुछ क्रॉप है जो शेड में बहुत अच्छे आते हैं, जैसे कि जिंजर है, टर्मरिक है। इसको ये शेड में ही सबसे अच्छे आते हैं। तो ये जो मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न है उसका यही यही पर्पस है कि क्या, कौन सी जगह पे क्या लगाना चाहिए। तो ये सब चीजें हम करना चाहिए सिलेक्शन। बेसिकली खेत में बबुल के पेड़ मत रखिए, क्योंकि बबुल के पेड़ के नीचे कोई क्रॉप नहीं आता और बबुल का ज्यादा कोई उपयोग भी नहीं है अच्छी लैंड में अगर आप सॉइल कर रहे तो। बाकी नीम के पेड़ के नीचे क्रॉप सबसे अच्छी आती है। जामुन के पेड़ के नीचे क्रॉप में आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी सारे ऐसे पेड़ हैं जहाँ पे क्रॉप बहुत अच्छी तरह से पेड़ के नीचे भी आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। या आपका मलाबार नीम ट्रीज के ऊपर क्या ओपिनियन है महादेव जी? मार्केट है तो आप लगाइए, मार्केट नहीं तो थोड़ा सा लगाने की आप वो कोशिश मत कीजिए। क्योंकि वहाँ कोई लेने वाला नहीं है तो आपको परेशानी हो जाएगी कि वो कोई भी आपसे खरीदी करेगा नहीं, परचेस करेगा नहीं। क्या, और उसकी लाइफ बहुत कम होती है। 8-10 साल में वो पूरा अलग अलग उसकी वो गिरने लगेगा। क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो होती है उसकी लाइफ उतनी कम होती है। अगर मार्केट आपके पास नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मार्केट है आपके पास में, कोई प्लाईवुड इंडस्ट्री है वहां पे, या कोई मैचिस बॉक्स बनाने वाले कुछ लोग हैं, तो निश्चित रूप से उसका उपयोग आप कर सकते हैं। या पल्लवी का क्वेश्चन है कि उनकी लैंड है कोकन में, तो क्या वो मिक्स हॉर्टिकल्चर प्लांट्स वहां पे प्लान कर सकते हैं, जैसे मैंगो, कैशू, जामुन, जैकफ्रूट और नीम, आंवला, अशोक? क्या वो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स वहां पे प्लान कर सकते हैं, उनकी लैंड है कोकन? बिल्कुल कर सकते हैं। खाली ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोकन में भी क्या है कि यानी कि समुद्री वाला जो कोस्टल एरिया वाला कोकन अलग है, जो मिड वाला कोकन अलग है, और जो ऊपर पहाड़ी वाला कोकन अलग है। तो ये आपको तय करना है कि आपकी देखना है कि आपकी लैंड कहाँ है, टॉप में है, मिड में है, या एकदम कोस्टल लाइन पे है। तो उस अनुसार, वहां के क्लाइमेट के अनुसार आपको ये सब क्रॉप सेलेक्ट करने हैं। या कोकोनट ट्रीज के लिए सिर्फ ग्रीन मैन्योर काफी है या अलग से खाद डालनी चाहिए? हम सिर्फ ग्रीन मैन्योर और लेक बेड सॉइल डाल रहे हैं। ग्रीन मैन्योर से सॉइल कार्बन बढ़ता है, तो बाकी कुछ बाहर की ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। खाली स्टार्टिंग के 2-3 साल में अगर कोकोनट ट्री है तो ऊपर वाली जो 6 इंच वाली, 4 to 6 इंच वाली जो लेयर है सॉइल की, उसका थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे करना है, यानी कि जमीन के अंदर ऑक्सीजन बढ़े। और थोड़ा सा एंजाइम का उपयोग करेंगे, क्योंकि नारियल के पेड़ को अगर थोड़ा सा हम मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं ना तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। क्योंकि हर महीने में एक नया पत्ता निकलना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। अगर हर महीने में एक नया पत्ता निकल रहा है तो समझ लो कि आपका नारियल का पत्ता ठीक से ग्रो हो रहा है। एक या मैक्सिमम 1.5 महीने में।
तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। माधव जी, आपने सेशन के टाइम पे कहा कि फार्मर्स हमारे 1% फार्मर्स भी नहीं होंगे जो सीजनल फ्रूट्स खाते होंगे या करते होंगे, तो ये अपने डाइट में इंक्लूड करना कितना इम्पोर्टेंट है फ्रूट्स? बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि अभी काफी सारे मेडिकल रिसर्च में आए हैं कि जो लोग आपके डेली इसमें फूड्स इंटेक में फल खाते हैं, वो 10 टाइम मोर हैप्पियर होते हैं बाकी लोगों की तुलना में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका। और आप सब जानते हैं कि अलग अलग हमारे जो सीजनल फूड्स है उसमें काफी सारे न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें है, काफी सारे एंजाइम्स उसमें अलग अलग टाइप के ये है इसमें मिलते हैं हमें। तो आप सब जानते हैं कि फल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली फूड्स में। पर जो नॉर्मल मार्केट में फ्रूट्स मिलते हैं वो तो मोस्टली केमिकली ग्रोन रहेंगे, तो फिर भी क्या उसको इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में? ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसीलिए हमें हर पेड़ पे पेड़ होना जरूरी है, हर जगह पे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे गांव से जुड़े हैं हम। तो ये सबकी जिम्मेदारी है हमारी ये कि इसको किस तरह से हम इस चीज से बाहर निकले, और इसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में हमने यहाँ पे लातूर डिस्ट्रिक्ट में जो करीब 2 लाख फल के पौधे किसानों के साथ जो लगाए हैं, अभी उसके फल भी मिलने चालू हो रहे हैं। और कुछ जगह पे तो कई किसान के जो पेरू के जो फल है, वो एक एक 2-2 एकड़ के बगीचे हैं उनके, वो पूरा का पूरा पेरू उसी गांव में लोग परचेस कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गांव की जो कैपेसिटी है, बेइंग पावर, वो कितनी है। जब उस फार्मर के पास में गुवा या पेरू नहीं था तो लोग कोई खाते नहीं थे, लेकिन जब वो किसान के पास में हमने ग्रोइंग चालू किया तो पूरे वहीं के गांव में, यानी कि उसकी अर्निंग 1 एकड़ में करीब 1.5 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं अभी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है, कितने लोगों की जरूरत है। तो ये सब होता है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, अगर भले ही हम शहर से कनेक्ट हो या गांव से कनेक्ट हो, तो हर हर मेड़ पे अगर पेड़ लगाएंगे तो ये सब क्लाइमेट चेंज के जो भी परिणाम आज के तारीख में हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, इसके ऊपर एक ही सोल्यूशन है हमारे लिए भी और क्लाइमेट के लिए भी, कि कहा इतने सारे पौधे लगाओ आप फल के, कि सबको फल भी मिले, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो भी आज की तारीख में सब समस्या मेन रूप से आ रही है, तो बारिश हो या टेम्परेचर हीट वेव्स हो, ये सब का समाधान एक ही चीज पे है, बस पेड़ होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। या एक और क्वेश्चन है माधव जी की, बाम्बू फार्मिंग पे इतना क्यों फोकस है, उसके क्या बेनिफिट्स है बाम्बू के? हाँ, बाम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा जा रहा है, और वर्ल्ड वैल्यू मार्केट देखा जाए तो करीब 90,000 करोड़ के आसपास बाम्बू का 2026 तक मार्केट वैल्यू हो जाएगा इस पौधे का। क्योंकि आज के तारीख में ऐसा कोई सेक्टर नहीं कि जहाँ पे बाम्बू का उपयोग हो रहा है, क्योंकि बाकी जो क्रॉप हैं, पौधे हैं, एक बार काटने के बाद में उसको फिर से ग्रो होने के लिए 15, 20, 25 और 100 साल भी लग सकते हैं। लेकिन बाम्बू एक ऐसा पौधा है जिसे गवर्नमेंट ने ग्रास की कैटेगरी में डाला है, और वो ग्रासी है। तो एक बार आप काटते हैं तो फिर से वो नया आता है, एक बार काटते फिर से, तो आप 50 से 60 साल तक बाम्बू का यील्ड ले सकते हो, इनकम ले सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, फर्नीचर एक्टिविटी हो, इसका जो बायोमास है, आज की तारीख में गवर्नमेंट ये भी प्रयास कर रही है कि जितने भी थर्मल पावर स्टेशन है, कोल की कमी आ रही है, और कोल से भी काफी सारा CO2 जनरेट हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम रोल है हमारे पावर प्लांट्स का, थर्मल पावर प्लांट्स का। तो इसको कम करना है, तो वहीं पे गवर्नमेंट कई जगह पे गवर्नमेंट टेंडर्स आज फ्लोट किए हैं कि बाम्बू के जो ब्रिकेट्स है वो यूज करने के लिए। तो आने वाले समय में काफी सारी डिमांड्स बाम्बू की बढ़ रही है, इसलिए सब जगह पे बाम्बू आज लोग प्रमोट कर रहे हैं। और बाम्बू से CNG भी बनने का कुछ टेक्नोलॉजी आज आया है, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में उसमें काफी सारे रिसर्च हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में बाम्बू से CNG भी अपने यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। ये मल्टीपल जगह पे, यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, फर्नीचर एक्टिविटी में, पावर जनरेशन में, मल्टीपल जगह पे बाम्बू का यूज हो रहा है। या कोकोनट के क्वेश्चन पे फॉलो अप है माधव जी, कि वो लोग लेक बेड सॉइल यूज कर रहे हैं, तो वो फर्टाइल रहेगी क्या, क्या वो भी नहीं यूज करना चाहिए उन्हें? वो लेक, अगर लेक की सॉइल अगर वो किसी फार्मलैंड से जा रही है तो निश्चित रूप से फर्टाइल हुए। अगर सिटी के लेक है तो वो साल में केमिकल क्वांटिटी काफी हो जाएंगी।
अगर आप बेंगलोर के लेक की बात करेंगे तो आपको पता है वहां पे लेक में भी आग लग रही है, तो ऐसी सॉइल नहीं यूज करनी चाहिए। अगर कहीं गांव के आजू बाजू में रूरल एरिया में अगर लेक है तो निश्चित रूप से वो सॉइल सबसे फर्टाइल होती है, क्योंकि वो किसान के खेत से सॉइल वहां पे वो जाके रुक जाती है, तो आप यूज कर सकते हैं वो सॉइल। एक और क्वेश्चन है कि कोस्टल कोंकण रीजन में क्या वेजिटेबल्स और प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं कोकोनट ट्री शेड के अंडर? बरसात में थोड़ा सा मुश्किल है आपको वेजिटेबल्स ग्रो करना, लेकिन जब बरसात खत्म हो जाती है तो नॉर्मल आप सभी टाइप की वेजिटेबल्स वहां पे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कोस्टल लाइन भी हो तो सॉइल नॉर्मल है वहां पे, तो रेगुलर आप ले सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी तो जितने चैट्स पे क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए। किसके पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो यू कैन क्विकली आस्क। और बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्ट्रेट इंफॉर्मेशन दी महादेव जी आपने। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड था कि मल्टी क्रॉपिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। जी जय गुरुदेव। मैं रमेश पंतु इंदौर से बोल रहा हूँ। जी मैंने एक क्या नाम है कॉमन जो है जो पब्लिक गार्डन है उसको गोद लिया हुआ है। उसमें अच्छा करीब अच्छा 500 से 600 पौधे मैंने लगाए हैं। जी उसमें एक अमरूद का पौधा सूख गया मेरा, और उसके अलावा क्या नाम है 2 इसके पौधे थे, क्या नाम है अपना सुजने के, वो दोनों जो है अपने आप पता नहीं क्यों सूख गए, और मुझे समझ में नहीं आया क्या एलोलोपैथी या ऐसा कुछ इधर रहेगा या कोई और कारण भी हो सकता है। थोड़ा सा उसको आप खोद के देखो कि रूट्स में क्या डिसीज कुछ आई थी क्या, कुछ फंगस या कुछ वहां पे अगर आया होगा तो वो भी एक रीजन हो सकता है, और वो डिसीज के कारण पौधा सूख सकता है। और कभी कभी वाटर लॉगिंग से भी पौधा सूखता है, अगर एक्सेस वाटर वहां पे रुक रहा है तो भी वो एक कारण हो सकता है वहां पे। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी अदरवाइज कोई पौधा सूखने का कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि जब छोटे पौधे हम लगाते हैं तो हो सकता है कि साथ में नर्सरी से ही वो पौधे को अपने कुछ डिसीज साथ में आते हैं, तो ऐसी केस में नीम का केक आपको डालना जरूरी है वहां पे थोड़ा सा, और एंजाइम यूज करेंगे तो जो भी फंगस रहेगा वहां पे वो फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं हम। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहां पे। ये पौधा जो है करीब 3-1 साल बड़ा था, और ये जो उसका सुजने के भी हैं वो भी 4 साल या 3.5 साल के थे वो। अच्छा, थोड़ा सा अगर पौधे के नीचे देखेंगे तो अगर वहां पे कुछ अगर लकड़ी की पाउडर आपको अगर मिल रही है तो समझ लो कि वहां पे एक इंसेक्ट रहता है जो बाहर वाली जो लेयर होती है पौधे की, हाँ, वो पूरी लेयर वो अंदर से पूरा खा जाता है, हाँ, तो वो सुजने में हुआ है। जो फूड सुजने सप्लाई जो होता है पौधे को वो पूरा बंद हो जाता है। हाँ, तो थोड़ी सी आपको कहीं भी पौधे के नीचे अगर आपको थोड़ी सी ये दिखेगी लकड़ी की अगर ये भूसा दिखेगा तो समझ लेना कि वहां पे डिसीज हुआ है, एक कीड़ लगी है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, ये बेर की टहनियों में, और क्या नाम है उसके बाद नीम पे भी, नीम की डालियों में भी एक सफेद रंग का क्या कहते हैं एक मिलीबग है, उसको आप एंजाइम यूज कीजिए वो निकल जाएगा। क्या करें उसमें? बायो एंजाइम राहुल जी, बायो एंजाइम वहां पे कहीं अगर किसी मिल सकता है तो वो सर को भेजने की जरा व्यवस्था कीजिए। ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ, आपका मुझे बस। लोकेशन आप बताइए, कहाँ पर हैं आप इंदौर में? मैं इंदौर में सिलिकॉन सिटी आप करके मेरे को है। व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वहां पे पता करके बताता हूँ। हाँ, तो आपको एक एंजाइम्स प्रोवाइड करने की व्यवस्था करेंगे, तो वो खाली 4 ml पर लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है, एक 3-4 बार स्प्रे करेंगे तो डिसीज नहीं आ जाएगी। ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। कोई केमिकल नहीं है वो, घर में ही बनाई वाली ये है। ठीक या ठीक, धन्यवाद। एक और लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है महादेव जी की, नासिक डिस्ट्रिक्ट में कौन से वेजिटेबल्स ग्रो हो सकते हैं, और आप क्या कुछ प्लांट सजेस्ट कर सकते हैं जो ट्री शेड के अंडर ग्रो हो? नासिक नासिक वेजिटेबल का हब है, बॉम्बे को आधा आधा वेजिटेबल्स नासिक से जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं नासिक में। आप मार्केट बेसिकली वेजिटेबल्स में कुछ चीजें मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, ये देखना जरूरी है, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स के सीजन होते हैं कि उसी सीजन में उसको अच्छे रेट्स मिलते हैं। यानी अगर टमाटर की खेती आप करना चाह रहे हो तो टमाटर का अगर 15 मई को अगर टमाटर आप लगाते हो, 15 मई को,
तो बहुत ही अच्छी रेट्स मिलेगी, क्योंकि ये 15 मई वाला टमाटर आपका जुलाई 15 के आसपास आपको हार्वेस्टिंग को मिलेगा, और जुलाई 15 टू अगस्त 15 के आसपास में मार्केट में सबसे अच्छी रेट होती है टमाटर की। तो ये बात देखनी जरूरी है। अगर प्याज की बात करेंगे तो दिवाली टू दिसंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में प्याज के रेट सबसे हाइट होते हैं। तो आपकी कोशिश ये होनी कि आपका प्याज नवंबर में कैसा आपको मिले। ऐसे कुछ ये टेक्निक्स है, थोड़ा सा वो आप समझ लेना जरूरी है कि मार्केट में सब्जियां इसी समय पे लाए। वो पूरा 2, 3, 4, 5 साल का आप स्टडी कीजिए कि किस सीजन में किस सब्जी की रेट्स बढ़ रहे हैं, मार्केट में अच्छे होते हैं, और उसका एक ग्राफ होता है हर साल का, आपको सब डाटा मिलेगा आपको। तो ये थोड़ा स्टडी करके आप देखना कि कौन से सीजन में आपकी कौन सी सब्जी आनी चाहिए, किसके रेट्स अच्छे होते हैं। ये एक बार आप, क्योंकि सब्जी ग्रो करना एक अलग बात है, लेकिन उसका कमर्शियल वैल्यू अगर नहीं मिलता आपको तो फिर आप लॉस में जाएंगे। अगर कमर्शियली आपको ये सब करना है तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। घर के खाने के लिए करना है तो आप सभी सब्जियां नासिक में आती है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एक लास्ट किसने पूछा था कि टेल मी मोर अबाउट बाम्बू फार्मिंग। प्रवीण, हमने बहुत सारे कोर्सेज लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर यू, जो भी यहाँ पे है पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी मल्टीपल चीजें डिस्कस हुई है, सैंडलवुड बहुत ही डेप्थ में डिस्कस हुआ है, बाम्बू के ऊपर बहुत क्वेश्चंस है, मल्टी क्रॉपिंग के ऊपर इन जनरल बहुत क्वेश्चंस है, तो ये सब हमने कोर्सेस लिए हुए हैं and which is available for people to watch. So if you're really interested in doing farming and you want to grow bamboo on your land, or you want to grow sandalwood, we have an exclusive course which was curated for the participants during COVID. We have those recordings, but those are paid sessions. You have to register for that to watch. It's available on Unacademy. I can send you the link. So it's not, that's why we keep doing free sessions, कि किसको भी कुछ questions है तो you can clarify. But for people who are genuinely interested in doing it, जो immediately start करना चाहते हैं, they can go and register for that. You will have access to that for some time, to the videos. You will have access to the videos for some time. You can keep watching it. वहाँ पे बहुत सारा knowledge share हुआ है. You can apply that on your land. So if anyone has question on any particular topic, we have sessions for that available online. You can go and register for that. This is general फ्री सेशंस जिसके पास कुछ वन ऑफ क्वेश्चंस होंगे डिस्कस करने के लिए, और एक न्यू टॉपिक विल डिस्कस एवरी वीक आल्सो। सो थैंक यू महादेव जी, बहुत ही बढ़िया था सेशन, बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्ट्रेट, बहुत ही इजी था अंडरस्टैंड और समझने के लिए कि कितना जरूरी है मल्टी क्रॉपिंग, एंड इट्स वन ऑफ द नेचुरल फार्मिंग का पिलर। जैसे महादेव जी ने कहा कि अगर आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है तो मल्टी क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। ठीक है, धन्यवाद महादेव जी, और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को भी जो ज्वाइन किए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, अच्छा पार्टिसिपेशन था। सो थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।